हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जितने चैप्टर हैं उन पूरे का एनालिसिस करेंगे। पहले तो विद्यार्थियों, प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं और उनके साथ ही प्रत्येक चैप्टर कितने अंक भार का हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ में विद्यार्थियों। कहते हैं कि संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखें, ख्वाहिशें पूरी हो या न हो, कोशिशें बरकरार रखें। तो इन्हीं के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहली एक्सरसाइज है विद्यार्थियों, वो है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में आप पढ़ोगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और पढ़ोगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, यानी दो टॉपिक रहेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। और हमारे जो बोर्ड में ये फर्स्ट एक्सरसाइज है वो विद्यार्थियों 4 अंक की होगी, यानी 4th नंबर की ये एक्सरसाइज होगी। और अब यहां पे जो सेकंड एक्सरसाइज है बहुपद। बहुपद का मतलब यहां पे क्या होगा विद्यार्थियों कि इसमें अलग अलग पद होंगे, जैसे एक पद होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा, यानी पदों की संख्या के आधार पर भी समीकरणों को या बहुपदों को बांटा गया है। तो बहुपद में आप क्या पढ़ोगे विद्यार्थियों के बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ोगे, यानी ज्यामिति के आधार पर आप बताओगे कि शून्यक या मूलों की संख्या क्या होगी जो बहुपद दिया गया है उनके लिए। और ज्यामिति के आधार पर हो गया। और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में आप संबंध स्थापित करेंगे। आज हम जो टॉपिक लेके आए उनसे पहले वाला भाग आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, यानी एक्सरसाइज सेकंड को कवर करेंगे। लेकिन उनसे पहले पूरी जो एक्सरसाइज हैं उनका एनालिसिस इस वीडियो में हम समझ रहे हैं विद्यार्थियों। तो बहुपद में आप पढ़ोगे ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्यामिति के आधार पर शून्यकों की संख्या, और बहुपद में शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। और ये सेकंड एक्सरसाइज भी 4th अंक की होगी विद्यार्थियों। अब यहां पे बात हो रही है थर्ड एक्सरसाइज की, वो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी ऐसे रेखिक समीकरण होंगे। रेखिक समीकरण का मतलब होता है विद्यार्थियों कि चर राशि की अधिकतम घात क्या होगी विद्यार्थियों, 1 होगी। चर राशि की अधिकतम घात 1 होगी। अब चर राशि असर राशि क्या होती है विद्यार्थियों, जैसे x y z t p और ये से होगा, वो होगा चर राशि, यानी वह राशियां जो समय के अनुसार क्या होगी, चेंज होती रहती हैं। लेकिन असर राशियां क्या होगी, नंबर्स, यानी संख्याएं क्या होगी, असर राशियां होगी, कांस्टेंट राशियां होगी। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को समझेंगे, यानी इसमें दो चर राशियां होगी x व y। उसमें आप ग्राफी विधि से उन दो x और y चर राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी पहला मेथड हो गया ग्राफी विधि, और सेकंड होगा बीजगणितीय विधि या हल। बीजगणितीय हल में आप दो प्रकार की विधियों को समझोगे, यानी आपको दो चर राशियों का मान ज्ञात करना है, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं विद्यार्थियों, x व y के मान। x व y के मान एक तो ग्राफी विधि से हल होगा, यानी ग्राफ की सहायता से यदि प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, वहां से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक बीजगणितीय हल होगा। बीजगणितीय हल में यहां पे आप दो प्रकार की विधियां पढ़ोगे। पहली विधि होगी वो होगी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ोगे, और एक विधि पढ़ोगे विलोपन विधि।
दो प्रकार की विधियां होगी। अब यहां पे ये बात हो गई थर्ड एक्सरसाइज की, और वो भी हमारे क्लास 10th बोर्ड में 4th अंक की होगी। अब यहां पे बात हो रही है 4th एक्सरसाइज की, यानी द्विघात समीकरण। नाम से पता चल रहा है विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण, इनका मतलब चर राशि की अधिकतम घात क्या होगी विद्यार्थियों, मैक्सिमम घात होगी, वो होगी 2, यानी द्विघात समीकरण, चर राशि की अधिकतम घात होगी 2। लेकिन यहां पे चर राशि केवल एक ही होगी, यदि x में ले रहे हो तो x होगा, y में ले रहे हो तो y में होगा। द्विघात समीकरण है, उसमें चर राशियों की संख्या केवल एक होगी, लेकिन चर राशि की जो मैक्सिमम घात है वो क्या होगी विद्यार्थियों, वो होगी 2। जैसे x की पावर है तो x की पावर 2 होगी। तो उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, गुणनखंड द्वारा समीकरण का हल करना, जो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हो 8th क्लास में। यानी गुणनखंड द्वारा क्या करोगे, उन समीकरण का हल ज्ञात करोगे, यानी x के मान प्राप्त होंगे, और द्विघात हैं तो कितने मान प्राप्त होंगे विद्यार्थियों, 2 ही मान प्राप्त होंगे। अब ये तो बात हो गई गुणनखंड द्वारा। एक होता है सिद्ध आचार्य सूत्र से उनका मूल ज्ञात करना या शून्यक ज्ञात करना, तथा साथ ही उसकी प्रकृति बताना। यानी प्रकृति का मतलब क्या है कि मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक या काल्पनिक है, वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, तो उनकी प्रकृति बतानी है। तो ये बात हो गई 4th एक्सरसाइज की, यानी द्विघात समीकरण की, और वो भी हमारे 10th बोर्ड में 4th अंक की है। अब हम समझ रहे हैं कि जो 5वीं एक्सरसाइज हैं वो कितने अंक की हैं। अब यहां पे 5वीं एक्सरसाइज है, वो है समांतर श्रेणी, यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में आप क्या पढ़ोगे विद्यार्थियों, यानी समांतर श्रेणी में आप पढ़ोगे, सबसे पहले एक बताना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। यानी फर्स्ट हमारे इसमें पॉइंट है कि एपी क्या है, और हमें पता करना है कि कोई संख्याएं एपी में है या नहीं। यानी बात हो रही है समांतर श्रेणी की, यानी ऐसी श्रेणी या श्रेणी जो समान अंतर में है, डिफरेंस बराबर हैं। जैसे आप सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं विद्यार्थियों, सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। पूर्ण संख्याएं समांतर श्रेणी होगी, पूर्णांक संख्याएं समांतर श्रेणी होगी, सम संख्या भी समांतर श्रेणी, विषम संख्या भी समांतर श्रेणी। यानी जैसे आप लिखोगे 1 2 3, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस बराबर एक एक आ रहा है, तो ये होगी समांतर श्रेणी के। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में, कि वो एपी में है या नहीं, वो श्रेणी एपी में है या नहीं। फिर बात आ रही है कि एपी का एनवां पद। एनवां पद का मतलब क्या हो गया विद्यार्थियों, जैसे कोई पूछ लेगा कि एपी का 5वां पद क्या है, 50वां पद क्या है, 100वां पद क्या है, तो इस बारे में ऐसा क्वेश्चन होगा कि एनवां पद ज्ञात करना। फिर यहां पे बात हो रही है विद्यार्थियों कि एपी के एन पदों का योग। जैसे कोई श्रेणी दे दी है कि 1 2 3 यहां पे 4 तक दे रही है, यानी कितने पद हैं टोटल, इसमें पदों की संख्या है n बराबर 4। n बराबर 4 है तो n का टोटल योग कैसे होगा, यानी एपी के n पदों का योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर साल योग से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। तो यहां पे बात हो गई समांतर श्रेणी की, और उनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे उस समय और डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम केवल जो अंक के आधार पर हैं उनका और संक्षिप्त रूप में हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि आपका क्या सिलेबस है, और आपको योजना बनाते हुए कैसे आपको पूरा 100/100 यानी 100 to 100 यदि लाना है, तो आपको पहले परियोजना बनानी पड़ेगी, और वही आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों।
अब यहां पे बात हो गई कि समांतर श्रेणी कितने अंक की हैं, तो वो हैं 6 नंबर की विद्यार्थियों। ये थोड़ी ज्यादा नंबर की है और इजी भी है। तो ये बात हो गई समांतर श्रेणी की। अब बात हो रही है त्रिभुज की, जो हमारी 6th एक्सरसाइज है विद्यार्थियों, वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप 9th में भी अच्छे से एनालिसिस करके आए हो विद्यार्थियों। तो त्रिभुज में आप क्या क्या पढ़ोगे? समरूप आकृतियां पढ़ोगे। समरूप आकृतियों का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? समरूप आकृतियां यानी ऐसी आकृतियां जो क्या है, दिखने में तो एक जैसी हैं। ऐसी आकृतियां जो दिखने में हुबहू हैं, यानी एक जैसी हैं। तो सभी वर्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो ये बात हो गई समरूप आकृतियों की, इनके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, यानी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। यानी समरूपता के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा विद्यार्थियों कि दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। त्रिभुज की बात हो रही है तो तीनों संगत कोण बराबर हो, ये उनकी फर्स्ट कंडीशन हो गई समरूपता की। और दूसरा रूल क्या है विद्यार्थियों समरूपता का, कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाएं खुद बराबर नहीं हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी बराबर रेशियो में हो। जैसे एग्जांपल लेके भी यहां पे कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक वर्ग है और ये 2-2 मीटर का है, यानी भुजाएं 2-2 मीटर की हैं। यदि यहां पे इनका डबल कर लें एक भुजा का, तो यहां पे 4-4 बन जाएगा। तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी? समरूप। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो बराबर है। तो 2 में यदि 4 का भाग दोगे तो भी 1/2 प्राप्त होगा, फिर इस 2 में 4 का भाग देंगे फिर भी 1/2, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? समान होगा। ये बात हो गई। और जब एक्सरसाइज करेंगे तो उस समय और इनकी क्या कसौटियां हैं डिटेल में समझेंगे विद्यार्थियों। अब यहां पे बात हो रही है कि ये त्रिभुज हैं एक्सरसाइज, ये कितने नंबर की हैं? तो ये आपके 4th नंबर की हैं विद्यार्थियों, 4th नंबर की एक्सरसाइज हैं। यानी अब बात हो गई 7th एक्सरसाइज की, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब यहां पे ये होगा कि जैसे इसमें आप केवल 2D के बारे में समझोगे। निर्देशांक ज्यामिति में आप केवल 2D के बारे में समझोगे। 2D का मतलब क्या है? केवल द्विविमीय, द्विविमीय आकृतियों के बारे में। जैसे यहां पे 2D की बात की जाए तो यहां पे ये ले लेते हैं x अक्ष और ये हो जाएगा हमारा y अक्ष, ये x डैश ये y डैश। यहां पे ये होगा मूल बिंदु 0,0। यानी केवल 2D आकृतियों में जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई है उनमें ही आप क्या पढ़ोगे? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ोगे। और 3D की बात यहां पे नहीं होगी। निर्देशांक ज्यामिति 3D के लिए भी लागू होती है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो यहां पे केवल बात हो रही है निर्देशांक ज्यामिति की, और उसमें आप दूरी सूत्र पढ़ोगे। यानी दूरी सूत्र का मतलब क्या है? यहां पे मान लेते हैं कि इसमें 2 बिंदु हैं A और B, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे ज्ञात होगी उनके बारे में पढ़ोगे। और पढ़ोगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब क्या है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उनके बीच में कहीं पे भी बिंदु हो सकता है, तो वो इन AB रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है। जैसे 1:2 में या 2:1 में। मान लेते हैं कि ये एकदम सेंटर में है तो ये 1:1 में क्या करेगा? विभाजित करेगा। ये होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इनमें समझेंगे। ये बात हो गई 7th एक्सरसाइज की, जो बहुत ही इजी है। और वे 7th एक्सरसाइज कितने नंबर की है विद्यार्थियों? ये भी 7 नंबर की हैं। बहुत ज्यादा, देखो बहुत इजी भी है, लेकिन आपको कंटिन्यू
फर्स्ट एक्सरसाइज से जुड़कर लास्ट तक, प्रायिकता तक आपको कंटिन्यू बने रहना है। और यदि आप 100 to 100 अभी से लक्ष्य बना रहे हो तो अभी से जुड़ना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि हाँ ना, जैसे ही हॉलीडे कंप्लीट होगा उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि आपको ज्यादा समय मिलेगा तो वो समय अब है, उसमें आप कम से कम 7-8 एक्सरसाइज कवर कर सकते हैं। और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा तो उस टाइम आपको ज्यादा लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर, तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे, ज्यादा कैलकुलेट कर पाएंगे और अभ्यास बहुत ज्यादा होगा। अब यहां पे बात हो गई 7वीं एक्सरसाइज की भी। अब हम समझ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8। वो क्या है विद्यार्थियों? त्रिकोणमिति का परिचय। और सभी विद्यार्थी इसी में क्या करते हैं? मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो फिर ये मान लेते हैं कि ये हार्ड एक्सरसाइज हैं, पहले ही बता देते हैं उनको कि हार्ड है, तो उसमें क्या कर लेते हैं, जो हार्ड होती है उनको नकार देते हैं। और जो एक्सरसाइज विद्यार्थी नकारता है ना, तो फिर उनको कवर करना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप लगातार बने रहिए और लास्ट प्रायिकता के बाद में आप देखोगे तो ये गारंटी लेता हूं कि 8th एक्सरसाइज जो त्रिकोणमिति है, जो सबसे हार्ड बोलते हैं, वो सबसे सिंपल करवा दूंगा विद्यार्थियों। तो यहां पे इनमें आप क्या क्या पढ़ोगे? त्रिकोणमिति का परिचय में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले पढ़ोगे त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी क्या रेशियो होता है साइन का, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक इत्यादि का। तो इनका अनुपात क्या होगा? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात भी होंगे। और इसमें पढ़ोगे सर्वसमीकाएं। क्या पढ़ोगे विद्यार्थियों? सर्वसमीकाएं, यानी कौन सी समीकरण हैं, तो इनके बारे में पढ़ोगे। और इसमें 0 डिग्री से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक। और ये क्या बन गया विद्यार्थियों? ये बन गया, आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट। आपने कभी समझा होगा कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? चतुर्थांश। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। केवल आप फर्स्ट चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक जितनी वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, 60, 90 डिग्री की वैल्यू, यानी आप 10th क्लास में केवल क्या पढ़ोगे विद्यार्थियों? फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश में जो एंगल आ रहा है 0 से 90 डिग्री तक, वो ही पढ़ोगे। और 11th में फिर आगे पूरा का पूरा क्वाड्रेंट का एनालिसिस होगा। ये बात हो गई त्रिकोणमिति की। अब चलो, ये त्रिकोणमिति की तो परिचय हो गया, लेकिन ये कितने नंबर की हैं आप देख सकते हैं यहां से। ये हैं 8th नंबर की विद्यार्थियों। तो ये भी बहुत इजीली कर लेंगे। और 8 नंबर की होगी विद्यार्थियों। अब यहां पे इन्हीं से कनेक्टेड और एक्सरसाइज हैं। जब ये समझ में आ गई त्रिकोणमिति, तो फिर एक्सरसाइज जो दिखाई दे रही है ना 9, वो भी क्या होगी? बहुत इजी होगी। एक्सरसाइज 9 है, वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति कहां पे यूज होती है। चलो, आपने मान लिया कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक हमने पढ़ तो लिया, लेकिन कहां पे यूज करें? तो इसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि त्रिकोणमिति कहां पे यूज होती है अपने दैनिक जीवन में भी। तो वो हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें आप पढ़ोगे ऊंचाइयों से संबंधित और दूरियों से संबंधित क्वेश्चन। ये भी सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें मिनिमम क्वेश्चन भी है। और वो हैं हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में, इनमें 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यानी 5 नंबर का टोटल
अंग बाहर होगा। उनके बाद में व्रत, व्रत में आप क्या पढ़ोगे? व्रत में आप पढ़ोगे विद्यार्थियों, ये हो गया व्रत, और व्रत में आप पढ़ोगे व्रत की स्पर्श रेखाएं, यानी व्रत के बाह्य बिंदु पर कोई बिंदु है और उन पर स्पर्श रेखा खींचोगे, यानी स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ोगे। एक बिंदु से एक व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, यानी व्रत से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा उनका एनालिसिस करेंगे विद्यार्थियों, और वो हमारे जो बोर्ड में उनका जो अंक बार होगा वो होगा 6 नंबर का विद्यार्थियों। टोटल 6 अंकों की एक्सरसाइज है। आगे हम समझ रहे हैं कि जो 11th एक्सरसाइज है वो है क्या विद्यार्थियों? वो है वर्तों से संबंधित। जब आप एक्सरसाइज 10th को अच्छे से समझोगे कि वर्त क्या है, उनकी त्रिज्याएं क्या हैं, उनका व्यास क्या है, उन पर कैसी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, वर्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल आपको यहां पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पहले ये रिव्यू बताया जा रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जब एक्सरसाइज समझेंगे उस समय आपको सबसे पहला जो भाग होगा वो एक्सरसाइज का नहीं होगा, वो बेसिक का होगा। जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उनका सबसे पहले एक ही भाग में उनका बेसिक कंप्लीट करवा देंगे। तो बेसिक इतना बढ़िया करवाएंगे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विद्यार्थियों। तो यहां पे ये हो गई वर्त, और उसके बाद में है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल कैसे? आपने छोटी क्लासों में वर्तों का क्षेत्रफल तो पढ़ा होगा कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि क्या होती है कि 2 पाई आर। जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का पूछे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये व्रत हैं और वर्त का क्षेत्रफल तो क्या है विद्यार्थियों, पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक भाग का पूछे तो क्या करोगे? तो यहां पे फोर्थ का भाग दे दीजिए, तो ये प्राप्त होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। उसमें होगा तृतीय खंड और वर्तखंड का क्षेत्रफल। तृतीय खंड और वर्तखंड क्या होते हैं विद्यार्थियों? तृतीय खंड का मतलब क्या है कि व्रत हैं तो व्रत में त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। जैसे ये व्रत हैं तो व्रत में ये व्रत हैं तो व्रत में त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। त्रिज्याएं कैसे गुरुजी? तो त्रिज्याएं होगी, मान लो ये हो गई त्रिज्या, तो यहाँ पे ये हो गई त्रिज्या, तो इसमें त्रिज्याओं से घिरे हुए 2 क्षेत्रफल प्राप्त होंगे। एक तो ये प्राप्त हो गया, इसको आप क्या नाम दोगे? ये त्रिज्यखंड क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड होगा। और बड़ा भाग है वो क्या होगा विद्यार्थियों? वो होगा दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाएगा। वर्तखंड क्या होगा विद्यार्थियों? वर्तखंड का मतलब क्या है कि वर्त के 2 टुकड़े करना या 2 भाग करना, वो क्या होगा? ये रहा वर्त। यदि इनको 20 में से काटोगे, यानी जब व्यास से काटोगे तो वर्त के बराबर 2 भाग प्राप्त होंगे। तो एक को तो आप क्या बोलोगे? अर्धवर्त बोलोगे। क्या बोलोगे विद्यार्थियों? अर्धवर्त। या तो बराबर हो गया भाग, ये दोनों भाग बराबर हैं। लेकिन जब बराबर न हो, यदि भाग बराबर न हो, जैसे ये बना लिया और ये यहां से खींच ली, ये क्या कहलाएगी? जीवा। तो जीवा वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है। ये क्या है विद्यार्थियों? ये है जीवा। तो और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइज करेंगे तब, लेकिन नॉर्मल बेसिक है वो भी आपको साथ में बता रहा हूं कि जीवा है वर्त को 2 भागों बांटेगी। तो एक भाग होगा छोटा, वो कहलाएगा लघु वर्तखंड। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? लघु वर्तखंड। और बड़ा भाग होगा वो कहलाएगा दीर्घ वर्तखंड। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? दीर्घ वर्तखंड। इसमें त्रिज्याओं से घिरा हुआ लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। और जीवा वर्त को 2 भागों में बांटेगी, तो वो एक छोटा भाग होगा वो दीर्घ लघु होगा, बड़ा भाग होगा वो दीर्घ होगा। ये बात हो गई
वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल की। इसमें आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होता है, वो एक्सरसाइज करेंगे उस समय डिटेल में समझेंगे विद्यार्थी। अब यहां पे हमारी जो एक्सरसाइज हैं, अगली एक्सरसाइज वो क्या है विद्यार्थियों, वो हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब यहां पे ये एक्सरसाइज कितने अंक की होगी विद्यार्थियों, ये होगी 5 अंक की। और अब जो 12th एक्सरसाइज है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा तो यहां पे ये बात हो रही है 3D की, यानी जैसे कोई ठोस गोला है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन है तो क्या होगा, शंकु है तो क्या होगा, घन घनाभ, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन से संबंधित होगा। उसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा कि ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोसों का संयोजन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक ऐसा शंकु बना दिया, यह है शंकु, और इसके ऊपर गोला रख लिया है अर्धगोला, तो ये एक ठोस आकृति बन गई, यानी इसमें ठोसों का संयोजन हो गया। जैसे यहाँ पे एक घना बना लिया, उसके ऊपर और अर्धगोला रख लिया, तो कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक आकृतियों को जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, ठोसों का संयोजन। तो उनसे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो समझेंगे, और ठोसों का संयोजन का आयतन क्या होगा उनको भी समझेंगे। ये हो गई बात 12th एक्सरसाइज की, और ये होगी 6 अंक की। अब सबसे ज्यादा अंक की हैं वो हैं हमारे 13वीं एक्सरसाइज, जो कितने अंक की है विद्यार्थियों, जो है 13 अंक की, वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आप क्या पढ़ोगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, यानी उसका एवरेज क्या होगा वो ज्ञात करेंगे, यानी कोई आंकड़े दिए हैं उसका एवरेज क्या होगा, माध्य ज्ञात करेंगे। उसका बहुलक क्या होगा, यानी अनेक बार आने वाली इकाई बहुलक होगी, तो बहुलक के बारे में समझेंगे। फिर पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, मीडियन क्या होता है, या इसको माध्य का भी कहते हैं विद्यार्थियों, माध्य का। तो माध्यक का के बारे में या फिर माध्यक के बारे में पढ़ेंगे, यानी सांख्यिकी, जिसमें बड़ा क्वेश्चन बनेगा। और टोटल अंक भार कितना होगा विद्यार्थियों, 13 अंक की होगी, जो 10th मैथमेटिक्स में बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर की है। और फिर लास्ट में पढ़ोगे आप प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता में आप क्या क्या पढ़ोगे, प्रायिकता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, किसी घटना के घटित होने की संभावना, कितना कोई घटना पॉसिबल हो सकता है, कितने परसेंटेज पॉसिबल हो सकता है, वो है प्रायिकता। तो प्रायिकता को भी डिटेल में समझेंगे, बहुत ईजी है। उसमें आप पासे से संबंधित क्वेश्चन, सिक्के से संबंधित और ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। और ये 4th अंक की है विद्यार्थियों, ये बोर्ड एग्जाम में 4th अंक का यहां पे टोटल अंक भार होगा। ये बात हो गई क्लास 10th जो मैथमेटिक्स हैं उनका जितना सिलेबस है उनका विश्लेषण।